गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था। आरएनए और डीएनए को देखा था। तो लास्ट हमारा टॉपिक था आरएनए के टाइप्स, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो इनको हम लोगों ने देखा था। तो नेक्स्ट चलते हैं जीन कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पर जब हम जीन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जीन क्या है, जीन की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे हम जीन। तो यहाँ पर जब हम जीन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जीन एक ऐसे जीनोमिक अनुक्रम है जो नियमन क्षेत्र, रेगुलेशन रीजन जो होता है, या रेगुलेशन रीजन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन व अन्य कार्यात्मक क्षेत्र से जुड़ा हो, वह जिसके विस्थलों को ज्ञात किया जा सके, जीन कहलाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इनको कि न्यूक्लियोटाइड का वह कार्यात्मक खंड, न्यूक्लियोटाइड किस मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए को। तो न्यूक्लियोटाइड का वह कार्यात्मक खंड जो प्रोटीन के लिए कोड करता हो, जीन कहलाता है। तो यहां भी तो हम यही कह रहे थे, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा पीछे। तो यहाँ पर या तो हम ये कहें या फिर ये कहें, बात एक ही है। ऐसा जीनोमिक अनुक्रम जो नियमन क्षेत्र, अनुलेखन व अन्य कार्यात्मक क्षेत्र से जुड़ा हो व जिसके विस्थलों को ज्ञात किया जा सके, जीन कहलाता है। या न्यूक्लियोटाइड का वह कार्यात्मक खंड जो प्रोटीन के लिए कोड करता हो, वो जीन कहलाता है। या फिर कहें कि न्यूक्लिक अम्ल का एक सतत अनुक्रम जो विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड से बना हो, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो ये तो है एक जीन की डेफिनेशन कि जीन हम किसे कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जीन करते क्या हैं और क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जीन होते हैं, जीन की जो आपसी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, आपसी पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं, इन पारस्परिक क्रियाओं के दौरान, इन पारस्परिक क्रियाओं के कारण, आपसी क्रियाएं जब होंगी तो इन पारस्परिक क्रियाओं के कारण यहाँ पर जीवों के गुण, उनकी फिनोटाइप, उनके बाह्य लक्षण क्या है, जीवों के गुण, उनकी फिनोटाइप, उनकी जीनोटाइप और उनका विकास सभी निर्धारित होता है। उनका विकास ये सभी कहाँ, जीनों के द्वारा निर्धारित होता है। और ये किसके कारण होता है, जीनों की आपसी क्रियाओं के कारण। आप लोग मियोसिस पढ़ चुके हो और मियोसिस के अंदर काइजमेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, सभी चीज़ों को पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर जीन ही वो चीज़ होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ट्रांसफर होती हैं। तो ये जीवों के गुण को, फिनोटाइप को, जीनोटाइप को और उनका विकास को, जो जीव है उस जीव के विकास को सभी को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। ऐसी चीज क्या होती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन के गुण की बात करें कि जीन के विशेष रूप से अगर हम इनके कुछ फीचर्स होते हैं, वो गुण होते हैं, ये गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आनुवांशिकी की भौतिक इकाई होते हैं, आनुवांशिकी की भौतिक इकाई होते हैं। सेकंड, किसी भी गुणसूत्र पर कोई भी गुणसूत्र है, चाहे
वो किसी भी गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थल पर क्योंकि जीन जहां भी मिलते हैं वो गुणसूत्र के फिक्स स्थान होते हैं और इन्हीं फिक्स स्थानों पर पाए जाते हैं। विस्थल पर स्थित डीएनए के अनुक्रम होते हैं। विस्थल पर स्थित डीएनए के अनुक्रम होते हैं। तो इनके जो लोकस होते हैं वो कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं, फिक्स होते हैं। ये फिक्स लोकसों पर पाए जाते हैं, विशिष्ट विस्थलों पर ही पाए जाते हैं। और क्या होते हैं? फिक्स अनुक्रम होते हैं। अनुक्रम भी क्या होते हैं? फिक्स। वो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। और जीन प्रोटीन या आरएनए का अणु, या तो प्रोटीन की बात करें या आरएनए के अणु को कोडित करते हैं। आरएनए अणु को कोडित करते हैं। तो ये होते हैं जीन के गुण। अनुवांशिकी की भौतिक यूनिट होते हैं, सबसे छोटी इकाई होते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिकी होती है, जो व्यवहार होता है, जो उसकी सूचनाएं होती हैं, उनको ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये विशिष्ट स्थलों पर ही पाए जाते हैं। पूरे गुणसूत्र में ऐसा नहीं है सभी जगह बिखरे हुए हैं, सभी डीएनए पर पूरी जगह पर बिखरे हुए हैं। विशिष्ट फिक्स स्थल होते हैं जहां पर ये डीएनए के अनुक्रम पाए जाते हैं। प्रोटीन या आरएनए के जो अणु होते हैं उनको कोडित करने का कार्य करते हैं कौन? जीन। नेक्स्ट बात करते हैं हम विभिन्न प्रकार के जीन। विभिन्न प्रकार के जीन कौन कौन से हैं? विभिन्न प्रकार के जीन। नंबर 1, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन। पुनरावृत्ति। रेपिटेटिव जीन। जंक जीन। फर्स्ट देखते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन क्या होते हैं? हमको पता है कि डीएनए के फिक्स अनुक्रम होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। जीन जो होते हैं, जीन क्या होते हैं? डीएनए के फिक्स अनुक्रम होते हैं और वो डीएनए पर निश्चित स्थान पर ही उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र कहें या फिर डीएनए कहें, निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे डीएनए में सभी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मक्का, क्योंकि सबसे पहले इनको मक्का के अंदर देखा गया था। मक्का के अंदर कुछ ऐसी जीन पाई जाती हैं जो एक ही गुणसूत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप करती हैं। मान लिया ये कोई गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर रही हैं। या फिर
एक गुणसूत्र से दूसरे, इस गुणसूत्र पर, इससे इस पर आ गई, एक गुणसूत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जंप करती हैं। क्या कहलाती हैं? जंपिंग जीन कहलाती हैं। इनका स्थान फिक्स नहीं होता है, ये कैसी होती हैं? मूव करने वाली होती हैं, मूव करती रहती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? जंपिंग जीन कह रहे हैं। और इसको मक्का के अंदर देखा गया था फर्स्ट टाइम, और इसको मैकलिंटॉफ ने देखा था, लेडी साइंटिस्ट थी मैकलिंटॉफ ने इसको सबसे पहले किस में देखा था? मक्का के अंदर देखा था, मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति डीएनए या पुनरावृत्ति जीन, इसको डीएनए भी कह सकते हैं और जीन भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ प्रत्येक प्राणी के अंदर, चाहे हम वो एनिमल लें चाहे हम प्लांट लें, सभी के अंदर प्रत्येक प्राणी में जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? अलग अलग। ह्यूमन के अंदर डीएनए की मात्रा अलग होगी, रैट के अंदर डीएनए की मात्रा अलग होगी, लोअर प्लांट्स में अलग होगी, और लोअर प्लांट्स में किसी भी प्लांट या एनिमल में बात करें तो क्या, उसकी प्रजाति में, प्रत्येक प्रजाति के अंदर अलग अलग होती है, डीएनए की मात्रा अलग अलग पाई जाती है, सभी के अंदर सेम नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर सभी के अंदर जो ये मात्रा होती है, ये क्या होती है? फिक्स होती है। साथ ही साथ मात्रा तो फिक्स होती ही है, लेकिन इनकी जो कॉपीज हैं, डीएनए की जो कॉपीज हैं, ये कॉपीज भी क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। और निश्चित की बात करें तो मुख्य रूप से एक होती है जो कार्यात्मक होती है। कैसी होती है? कार्यात्मक। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो कॉपीज हैं, ये कॉपीज अत्यधिक संख्या में हो जाती हैं, अत्यधिक संख्या में, और ये अत्यधिक संख्या में जो कॉपीज पाई जाती हैं, ये कहलाता है अतिरिक्त डीएनए। अतिरिक्त डीएनए जो संख्या में अधिक पाया जा रहा है, ये अधिक पाया जाने वाला जो डीएनए होता है, ये अतिरिक्त डीएनए कहलाता है। अब ये अतिरिक्त डीएनए होता कैसा है? मान लिया ये कोई डीएनए का सेगमेंट है, इस सेगमेंट में 1000 बार इसकी पुनरावृत्ति हो गई, तो इसकी कितनी बन गई? 1000 कॉपियां बन गई, 1000 कॉपीज बन गई। अब इन 1000 कॉपीज क्या सबरी यूजफुल होंगी? जो जितनी भी बनी है सभी यूजफुल होंगी? सभी यूजफुल नहीं होती, इसका कुछ पार्ट ही यूजफुल होता है। बचा हुआ पार्ट क्या होता है? अतिरिक्त डीएनए होता है। जैसे जैसे आरएनए है, एसएसआरएनए, टीआरएनए, हिस्टोन, इनके अंदर ये अतिरिक्त डीएनए मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके ये जब रेप्लिकेशन होकर इनका निर्माण होता है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, क्योंकि इनका निर्माण जब होगा तो इनका बहुत अधिक मात्रा में रेप्लिकेशन हो जाएगा और इनका बहुत अधिक मात्रा में निर्माण हो जाएगा, और उसमें से कुछ पार्ट ही यूजेबल होता है, बाकी की पार्ट कैसा होता है? अनयूजेबल पार्ट होता है। और जो अनयूजेबल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? अतिरिक्त डीएनए कहलाता है। और ये मिलते कहाँ हैं? इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? अगर हम बात करें इस अतिरिक्त डीएनए की, तो इस अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति कहाँ होती है? जो सैटेलाइट पार्ट होते हैं। सैटेलाइट पार्ट कौन से होते हैं? टीलोमियर।
या सेंट्रोमियर, यहां पर ये पाए जाते हैं और इसे सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, इसे सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। अतिरिक्त डीएनए को क्या कहते हैं हम? सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में डीएनए उपस्थित होता है, अत्यधिक मात्रा में डीएनए उपस्थित होता है और इस डीएनए में जो अनुक्रम उपस्थित होते हैं वो अनुक्रम कैसे होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं। अनुक्रम कैसे होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं, जो अनयूजफुल होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेटिव जीन या रिपीटेटिव डीएनए। नेक्स्ट बात करते हैं जंक जीन। जंक जीन से पहले यहां पर पहला देख लेते हैं हम कोडिंग जीन। जंक जीन से पहले कोडिंग जीन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिपीटेटिव जीन या रिपीटेटिव डीएनए। तो यहां पर जो कोडिंग जीन होते हैं, जो प्रोटीन कोड करने वाले पार्ट होते हैं, प्रोटीन को कोड करने वाले, जीन विशिष्ट होते हैं। प्रोटीन को कोड करने वाले जो जीन होते हैं, ये जीन कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। और ये जीन जो क्रोमोसोम है या फिर डीएनए है, डीएनए पर, संपूर्ण डीएनए पर उपस्थित नहीं होते। तो कहां होंगे? ये डीएनए का कुछ भाग ही होता है, कुछ भाग होता है जहां पर कोडिंग जीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर एक बीटा ग्लोबुलिन की जीन पाई जाती है। बीटा ग्लोबुलिन का डीएनए, जीन ना कहकर के डीएनए सही होगा, डीएनए उपस्थित होता है। और ये जो डीएनए होता है ये 40 किलो बेस पेयर का होता है। बीटा ग्लोबुलिन का जो डीएनए पाया जाता है ये 40 किलो बेस पेयर का पाया जाता है। अब इस 40 किलो बेस पेयर से जो यूजफुल होता है वो केवल 10 केबी का होता है। इसका मतलब यहाँ पर एमआरएनए का जब निर्माण होगा तो यहाँ एमआरएनए का निर्माण केवल इस पार्ट से होगा, क्योंकि प्रोटीन कोड करनी है तो सूचनाएं तो भेजनी होंगी, और वो सूचनाएं किसके जरिए भेजी जाती हैं? एमआरएनए के कारण। एमआरएनए पर कोड करके एमआरएनए को तो डिकोड किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए 40 केबी से ना बन करके किससे बनेगा? केवल 10 केबी से। अब यहाँ पर जो 10 केबी डीएनए पर जो जीन्स हैं वही कौन सी हैं? कोडिंग जीन्स हैं। बाकी की 30 केबी जो होंगी वो कौन सी होंगी? नॉन कोडिंग जीन होंगी। 30 केबी पर नॉन कोडिंग जीन होंगी, या फिर कहें कि नॉन कोडिंग डीएनए होगा। दोनों बात, तो जीन कह दें या हम उसे डीएनए कह दें। अब ये 30 केबी जो नॉन कोडिंग डीएनए है यही क्या कहलाता है? जंक जीन, बेकार डीएनए। जो बेकार होता है यही बेकार क्या कहलाता है? जंक जीन कहलाता है। जो कोड हो रहा है वो कोडिंग जीन, और कोड होने के बाद में जो शेष रह जाता है वो क्या होता है? जंक जीन होता है, बेकार डीएनए होता है। तो ये होते हैं आपके
जीन के प्रकार। नेक्स्ट, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसने दी? बीडल और टाटम ने। इसको बीडल और टाटम ने दिया था। और दिया किस पे था? यहां न्यूरोस्पोरा क्रसा, न्यूरोस्पोरा क्रसा कवक होती है। और ये कवक किसकी है? एस्कोमाइसिटीज की। इस एस्कोमाइसिटीज की जो कवक है न्यूरोस्पोरा क्रसा, इस कवक के ऊपर बीडल और टाटम ने विभिन्न प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर यहाँ पर वन जीन वन एंजाइम संकल्पना को प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर इन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रसा को ही क्यों चुना? ऐसा क्या था कि इन्होंने इस न्यूरोस्पोरा क्रसा को चुना? तो यहाँ पर इस न्यूरोस्पोरा क्रसा को चुनने के कुछ कारण थे। वो कारण क्या थे? इसको चुनने के कारण क्या थे? सबसे पहले तो जो न्यूरोस्पोरा क्रसा है ये अल्प अवधि का होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो जीवन काल कैसा होता है? अल्प। और इस अल्प जीवन काल में भी ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों चक्र शो करता है। अलैंगिक भी शो करता है और लैंगिक भी शो करता है। तो इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही चक्र चलते हैं। दूसरा, जब इसमें लैंगिक चक्र चलता है तो जायगोट बनता है। जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, ये प्लांट बॉडी तो होती है अगुणित, प्लांट बॉडी होती है अगुणित। लेकिन जब लैंगिक जनन के बाद में जो जायगोट बनता है, ये जायगोट बनता है द्विगुणित, 2n। जायगोट कैसा होता है? 2n होता है। अब यहाँ पर जब जायगोट का निर्माण हो जाता है तो इस जायगोट से म्योसिस होगी। म्योसिस होगी तो वापस कैसे हो गए? 2n से यहां पर 4 4n एस्कोस्पोर बन जाते हैं। इन 4 एस्कोस्पोर्स से माइटोसिस के बाद में मियोसिस होगी, सॉरी मियोसिस के बाद में माइटोसिस होगी और यहां पर 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, चलो बन रहे हैं, लेकिन यहां पर खास बात क्या है? ये 8 की 8 एस्कोस्पोर एक लाइन में खड़े होते हैं। इस प्रकार से एक लाइन में होते हैं। लाइन में होने की वजह से इनको आसानी से अलग किया जा सकता है और इनको आसानी से अलग करके इनका अलग अलग संवर्धन किया जा सकता है। इनका अलग अलग संवर्धन कर सकते हैं। प्रत्येक एस्कोस्पोर का अलग अलग संवर्धन कर सकते हैं। जब अलग अलग संवर्धन कर सकते हैं तो अलग अलग माध्यम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न अलग अलग माध्यमों में लेकर के इनका संवर्धन किया जा सकता है।
जब विभिन्न माध्यमों में लेंगे, अलग अलग माध्यमों में लेंगे और इनका संवर्धन करेंगे, तो यहाँ पर एक नाम आएगा आगे, वो आएगा यहाँ पर मिनिमल कल्चर मीडिया, अल्पतम पोष माध्यम, अल्पतम पोष माध्यम, जिसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमल कल्चर मीडिया या मीडियम। यहाँ इनका जब संवर्धन करेंगे तो इन 8 स्पोरों को यहाँ मिनिमल कल्चर मीडियम में अलग अलग इनका संवर्धन करेंगे, और अलग अलग संवर्धन करने के बाद में अब इनके जो प्रभाव होंगे उन प्रभावों की अलग अलग स्टडी करेंगे, अलग अलग स्टडी करके देख सकते हैं हम कि यहाँ पर किस पर क्या प्रभाव हुआ, और इनसे बनने वाला, क्योंकि इनके बाद में कवक जाल बनेगा, संवर्धन करेंगे तो इस कवक जाल के फिनोटाइप को और जीनोटाइप को भी हम आराम से देख सकते हैं, इनका अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ कल्चर मीडियम में हमने कौन सी चीज़ ली है, किस चीज़ का क्या फर्क पड़ा है, तो यहाँ उस चीज़ का हम अलग अलग कवक जाल के ऊपर, जो कवक जाल बनेगा उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप पर क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ अभी आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कुछ विशेष एंजाइम्स का स्रावण होता है, सभी के अंदर होता है, यहाँ भी हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम किसकी वजह से बनने से रुक गया और किसकी वजह से वो बन रहा है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। यहाँ अल्पतम जो पोष माध्यम होता है, इस अल्पतम पोष माध्यम में यहाँ पर कुछ विशेष होता है, यहाँ पर कुछ फिक्स चीजें होती हैं, वो कौन सी होती हैं, सुक्रोज, नाइट्रेट, बायोटिन खनिज लवण, और बायोटिन प्रोटीन, सॉरी विटामिन, बायोटिन विटामिन, यहाँ पर ये चीज फिक्स होती हैं। और इनके अलावा अगर इनको किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो ये यहाँ इनके ही कंपोनेंट से उस चीज का स्वतः निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कारण था न्यूरोस्पोरा क्रैसा को यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल के लिए लेने का। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।